In this video, we are going to discuss about the Babe optics. So this is a new unit for us to discuss about. This is Babe optics. So Babe means in this area, we will consider the light that it is travel like a wave. So light has a wave motion. We will discuss in details, and optic means light. So here we will consider that light travel as a wave. So उसकी जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से चलती है कि हम 1637 ईस्वी से शुरू करते हैं, जब डिस्कार्टे ने एक कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट दी. कर्पस मीन्स कि लाइट जो है वो छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल. दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड द कर्पस्क्यूल्स, राइट. इस थ्योरी को बेस मानकर जो डिस्कार्टे ने क्या किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया स्नेल्स लॉ एट द इंटरफेस ऑफ द रेयरर एंड डेंसर मीडियम. उन्होंने स्नेल्स लॉ को एक्सप्लेन किया, और जिसमें हमने स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा है कि यदि आपके पास दो मीडियम है और एक रे ऑफ लाइट जो है वो रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है, तो वो क्या करती है. आपने ये देखा है कि इफ ए रे ऑफ लाइट विल गो फ्रॉम rarer to denser medium, it will then bends towards the normal. So this is what the Snell's law is. So Snell's law says that the refractive index is equal to sine I upon sine R. So this is what he has explained. So this is medium number 1 and this is medium number 2. So Descartes has explained the Snell's law at the interface of the rarer and denser medium. So what he has considered with this theory, he has considered that the light when it enters, for example, the light has some velocity v1 over here in the rarer medium, and if it enters to the second medium, then he considered that v2 is greater than v1. उसने कहा कि जो सेकेंड मीडियम में जब आपकी लाइट एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है. इससे कुछ रिजल्ट आए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए. इन रिजल्ट्स का सर आइजैक न्यूटन ने इस्तेमाल किया, और उन्होंने अपनी किताब लिखी जिसको ऑप्टिक्स जैसे लिखा है उसकी संज्ञा दी उन्होंने. और क्योंकि जो आइजैक न्यूटन वाज वेरी वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम, सो इसलिए लोग सोचते हैं कि जो कर्पसल्स मॉडल इज़ वेरी ऑफन एट्रीब्यूटेड टू द न्यूटन. तो लोग एक सोचते हैं कि शायद जो कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट है वो न्यूटन की देन है, बट सच्चाई इसमें ही है कि दिस थ्योरी इज गिवन बाय डेस्कार्टे. सो नाउ विल शिफ्ट आवर डिस्कशंस टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड नाउ the next we'll shift our discussions to the year 1678. अब 1678 में क्या हुआ, 1637 के बाद हम दोबारा इस फील्ड में एक नया चेंज आया 1678 ईस्वी में. And in 1678, but we have found that Christian Huygens was a new scientist who came into picture. और उन्होंने कहा कि जो कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट है उसको इनवैलिडेट कर दिया, और उन्होंने बेब थियरी ऑफ लाइट को प्रोपेगेट किया. और इस बेब थियरी ऑफ लाइट की हेल्प से उन्होंने क्या किया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया. मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है. और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन किया. और उन्होंने जो उनकी थ्योरी थी वो डिस्कार्टे की थ्योरी से अलग कहाँ थी. तो डिस्कार्टे ने एज्यूम किया कि जो सेकेंड मीडियम में जो लाइट जाती है उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है. बट जो क्रिश्चियन हाइगन्स का जो थ्योरी थी, उन्होंने कहा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरे मीडियम में जाने के बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो कम हो जाती है. व्हेन लाइट विल गो फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम, then the velocity of light will decrease. So this is how this theory is different from that of Descartes' theory, Descartes' idea. अब उसके बाद क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम रहा फोकॉल्ट. उन्होंने 1850 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से बताया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, जैसे वाटर एक डेंसर मीडियम है, वाटर में जो लाइट की वेलोसिटी है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू एयर. सो फिर क्या हुआ कि जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट का मतलब आप सिंपली समझें कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह चलती है. माने जो लाइट मूव करेगी वो इस तरीके से चलेगी, ऐसे करके. लाइट ट्रेवल एज ए वेव
ये आपने +1 में पढ़ा है कि बे मोशन के बारे में आपने पढ़ा है। तो ये जो पार्ट है ये वेवलेंथ लैम्डा है। सो लाइट इन केस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट हम ये मान के चलते हैं कि लाइट जो है वो वेव की तरह चलती है। ओके, सो बट प्रॉब्लम ये हुआ कि यदि लाइट वेव की तरह चलती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो मीडियम के बगैर लाइट नहीं चल सकती। पर संयोग इस बात का है कि जो लाइट है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। इसलिए इसकी जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है, इसने एक अड़ंगा अड़ा दिया ये मानने के लिए कि जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो एक्सेप्टेबल है। दैट वाज द ट्रबल, दिस वाज द बेसिक ट्रबल टू डिस्कार्ड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सो दैट वाज द रीजन दैट न्यूटन हैज डिस्कार्डेड दिस थ्योरी कि ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और इस चर्चा को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 1801 ईस्वी के में। In 1801, the new scientist came into picture, and his name was Young's. So Young has done some experiment on wave theory of light. यंग ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने लाइट को वेव ही माना। उन्होंने भी यही माना कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह चलती है। ये देखिए, हम दोबारा फिर से हम बना देते हैं, दैट लाइट ट्रेवल एज ए वेव। सो ही हैज़ कंसिडर्ड दैट लाइट ट्रेवल एज ए वेव। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, दैट्स कॉल्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और उसमें उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बारे में ज़्यादा हमें बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो विजिबल लाइट है उसमें जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है। वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज के बीच में होती है। और ये जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है, जो ईजिली ऑब्जर्वेबल नहीं होती। तो ये इतनी कम वेवलेंथ होती है कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए हमें लगता है कि लाइट जो है वो एक रे की तरह चलती है। इट इज वी ऑब्जर्व इट दैट लाइट ट्रेवल एज ए रे रेदर देन ए वेव। उसका कारण क्या बताया? कारण ये हुआ कि उसकी वेवलेंथ जो लाइट की है वो ये वाला जो पार्ट आप इसको देख सकते हैं, दिस पार्ट इज वेवलेंथ। सो दिस वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर स्केल। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत छोटी स्केल है। So then what is written over here? That due to small wavelength of light appears to travel in a straight line. इस small wavelength की वजह से ही हमें लगता है कि लाइट वेव की तरह नहीं, एक स्ट्रेट लाइन रे की तरह चलती है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यू कैन यूज एनी ऑफ द टू वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो भी हमने पढ़ा है कि जो लाइट को हम, जैसे रे डायग्राम आपने कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में जो हमने रे डायग्राम बनाए थे, उसमें हमने लाइट को वेव नहीं माना था, हमने लाइट को एक रे की तरह कंसिडर किया था। तो उसका कारण ये था कि जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जब हम पढ़ते हैं, जिसको अभी हमने पढ़ के पूरा किया है, तो उसमें जो फाइनाइटनेस ऑफ द वेवलेंथ जो है उसको हम, इस आइडिया को हम डिस्कार्ड कर देते हैं कि कोई जो लाइट है उसकी कोई फाइनाइट वेवलेंथ भी हो सकती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी हैव स्टडीड द geometrical optics and we have discarded the idea of the wave optics, right? So the ray as the, तो रे क्या चीज़ होती है? फिर हम ये कहें कि तो फिर रे क्या चीज़ होती है? तो रे जो है एक रास्ता है। रे इज द पाथ ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन। रे इज द पाथ ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन। रे, जब हम एक रे डायग्राम में रे को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक एनर्जी के प्रोपेगेट करने का रास्ता वो बताती है, जिसमें हम ये मान के चलते हैं दैट वेव लेंथ टेंड्स टू जीरो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट बी कंसिडर इन द लिमिट that the wavelength is considered to be equal to zero. So these are the two important points to differentiate between the geometrical optics and ray optics and wave optics, right? So further the problem will not stop. यंग्स ने कहा कि वेव नेचर ऑफ लाइट एग्जिस्ट करता है, पर अभी तक हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि यदि लाइट एज ए वेव ट्रैवल करती है, इफ लाइट ट्रैवल एज ए वेव, यदि लाइट एज ए वेव ट्रैवल करती है तो फिर वो वैक्यूम से कैसे चलती है? अब इस सवाल का जवाब मिला नहीं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक बार फिर आगे चलते हैं और इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे भी।
सो इसके लिए हमें चलना होगा अगले पेज के ऊपर, और ये रहा आपका अगला पेज. सो इफ द लाइट इज ए वेव देन हाउ इट कुड ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. यदि लाइट एक वेव है तो वो वैक्यूम से कैसे ट्रैवल कर सकते, ये सवाल. तो इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ समय लगा, और मैक्सवेल, James Clerk Maxwell has given the answer of this question while giving his electromagnetic theory of light. उन्होंने corpuscular theory of light को भी डिस्कार्ड किया और वेव theory of light को भी पीछे छोड़ा, और उन्होंने एक नई theory दी, electromagnetic theory of light. So electromagnetic means electric and magnetic fields. लाइट जो है वो जब ट्रेवल करती है तो उसके साथ टाइम बेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के सोर्स होते हैं. इसको आपको यदि चाहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर का वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. और मैक्सवेल ने क्या किया, 4 इक्वेशंस दी. मैक्सवेल हैज़ गिवन द सेट ऑफ 4 इक्वेशंस, एंड दीज 4 इक्वेशंस प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये जो 4 इक्वेशंस है, ये देखिए, the surface integral of electric field. Surface integral of electric field is equal to the charge by epsilon 0. This is first Maxwell equation. Surface integral of magnetic field is equal to 0. It is nicely explained in the chapter electromagnetic waves. अब है line integral. Line integral of electric field is equal to the negative of the rate of change of magnetic flux, right? So you are suggested to go through the chapter once again. And then the line integral of magnetic field is equal to mu naught time IC conduction plus mu naught I naught rate of change of the electric flux. So this is the rate of change of electric flux, right? So this is the 4th Maxwell equation. So all these 4 Maxwell equations predicted the existence of electromagnetic waves. ये जो 4 Maxwell equations हैं, ये 4 Maxwell equations help करती हैं हमें ये predict करने में कि जब light waves चलती है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसमें बदलते हैं, और वो एक दूसरे के पैदा होने का सोर्स होते हैं. उसके बाद वहाँ ही एक सुंदर एक आर्टिकल किया हुआ है जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट ही हम इस एक्सप्रेशन से निकालते हैं, दैट इट इज इक्वल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0, एंड दिस velocity of light is 3 × 10⁸ meter per second, which is close to the velocity of light as it is done experimentally. So अब हमें यहाँ पता चल गया कि लाइट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट से हमें पता चला कि जो लाइट है वो किस तरीके से वैक्यूम में ट्रैवल करती है. तो वो इस तरीके से ट्रैवल करती है कि यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ हमें सवाल का जवाब मिलता है कि जो टाइम बेरिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट विल प्रोड्यूस द टाइम एंड स्पेस बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड the second part is the time varying this magnetic field will produce the time and space varying the magnetic field. So this is a changing magnetic field, the changing electric field. So I can say this is the changing electric field will produce a time and space varying magnetic field, and the changing magnetic field will produce the time and space varying electric field. So this is the sole idea for the existence of electromagnetic wave, and the changing electric and magnetic field results in the propagation of electromagnetic waves even in vacuum. So इन बदलते हुए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में ट्रैवल कर पाती हैं. तो हम इस चैप्टर में कुछ हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसके बेस के ऊपर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो कुछ इस तरीके का हमारे पास कंटेंट रहेगा इस चैप्टर का. सो विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एंड क्वेश्चन यू कैन कीप ऑन राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच.